आधे बाउल दही में 4 चम्मच MDH चटनी पुदीना मसाला डाला, स्टर करो, पुदीना चटनी तैयार। MDH चटनी पुदीना मसाला। आधे बाउल दही में 4 चम्मच MDH चटनी पुदीना। नमस्कार, मैं हूं सैयद सुहेल और आप देख रहे हैं आपका नंबर 1 शो ये भारत की बात है। उम्मीद करते हैं आप सभी पूरी तरह से फिट होंगे और बहुत बहुत सेहतमंद होंगे। आइए आपको बताते हैं आज ये भारत की बात है मैं आपके लिए क्या। और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर से शुरुआत कर रहा हूं। बड़ी खबर आपको बता दूं कि इंडिगो की फ्लाइट में उथल पुथल मच गई है। ओलावृष्टि के कारण विमान में एयर टर्बुलेंस हुआ है। एयर टर्बुलेंस की वजह से यात्रियों में दहशत है। विमान के अगले हिस्से को नुकसान हुआ है। तस्वीर में आपको दिखाऊंगा कि ओलावृष्टि के कारण विमान अचानक नीचे आ गया है, कई 100 मीटर नीचे आया। तस्वीर आप देख रहे हैं, ये इंडिगो के विमान की तस्वीर है। जिस वक्त विमान हवा में था, अचानक ओलावृष्टि होने से, ओला गिरने से विमान देखिए अचानक कई फीट नीचे चला गया है। इसे एयर टर्बुलेंस बोलते हैं, जब विमान अचानक नीचे चला जाए कई 100 मीटर। जानकारी मिल रही है इंडिगो में ये अचानक हुआ तेज आंधी और बारिश और ओलावृष्टि की वजह से। लोगों की आवाज आप सुन रहे हैं, फ्लाइट के अंदर मौजूद है, डरे हुए लोग हैं, दहशत में हैं। ये जो फ्लाइट है दिल्ली से श्रीनगर जा रही थी और उसी वक्त एयर टर्बुलेंस हुआ है ओलावृष्टि से और फ्लाइट कई फीट नीचे अचानक आ गई है। लोग डर गए, घबरा गए। और आइए सबसे पहले सबसे बड़ी खबर आज की, क्या मुनीर का तख्ता पलट का प्लान हो गया है? क्या मुनीर पाकिस्तान का तख्ता पलट करने वाले? पाकिस्तान में क्या गृह युद्ध हो जाएगा? उससे पहले तस्वीर सिंध की दिखा रहे हैं। सिंध में गोलियां चल रही हैं, लोगों ने राइफल निकाल लिए हैं और गोलियां चला रहे हैं। ये तस्वीर आप देख रहे हैं, लोगों ने गृह मंत्री के घर पर अटैक कर दिया है। सिंध में गृह मंत्री के घर में तोड़फोड़ हो रही है, लोग घुस गए हैं। देखिए उनके घर का एसी तोड़े दे रहे हैं, लाइट्स तोड़े दे रहे हैं, सोफा तोड़े दे रहे हैं। ये पाकिस्तान के सिंध की तस्वीर दिखा रहा हूं। ये गृह मंत्री का घर है, ये देखिए लाइट तोड़ दी गृह मंत्री की। उसके बाद घर के अंदर घुस गए। घर के अंदर घुसने के बाद घर में जितना सामान था वो तोड़ दिया। एसी पर डंडे से मार रहे हैं, लाठियों से मार रहे हैं, अंदर का फर्नीचर तोड़ रहे हैं, फ्रेम तोड़ रहे हैं। देखिए आग लगा दी घर में। ये घर के बाहर पार्किंग एरिया था, उसमें भी आग लगा दी है लोगों ने। और इतना ही नहीं, पाकिस्तान में सिंध के गृह मंत्री के घर को देखिए फूंक डाला है लोगों ने। क्या पाकिस्तान अपनी मौत मरने वाला है? गृह मंत्री के घर में आग लगा दी गई है। तो शहबाज शरीफ के लिए मुश्किलें और बढ़ गई हैं। सिंध में जिस तरह से हिंसा हो रही है, बलूचिस्तान में हो रही है, खैबर पख्तूनख्वा में हो रही है, पाकिस्तान गर्त में जाता नजर आ रहा है। ये आप देख रहे हैं, ये गृह मंत्री का घर है, धू धू कर जल रहा है, काला धुआं आपको नजर आ रहा है। लोगों का गुस्सा इस कदर कि लोगों ने गृह मंत्री के घर में आग लगा दी है, सामान तोड़ा, फिर जला डाला है घर।
उसके बाद देखिए इतना ही नहीं, सिंध में लूट शुरू हो गई है। पाकिस्तान में जिस तरह से आटे की लूट आपने देखी है, ट्रक रोक कर देखिए, लोग बोरियां उठा उठा कर ले जा रहे हैं, आटे की लूट चल रही है। ये हाल देख रहे हैं, जिसके हाथ में जो बोरी आ रही है बाइक पर रख कर ले जा रहा है, कोई हाथ में उठा कर ले जा रहा है। ये देखिए बाइक पे रखी लूट का माल और लेकर फरार। ये पाकिस्तान का हाल है। सिंध की तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं, गृह युद्ध जैसी स्थिति पाकिस्तान में बनती नजर आ रही है इस वक्त। ये देखिए एक बोरी ये ले जा रहे हैं, जिसके हाथ में जो वो उठा कर ले गया। और उसके बाद इतना ही नहीं, फिर उन ट्रक को जिसमें ये माल भरा था उसे फूंक डाला है लोगों ने, उनमें आग लगा दी गई है। ये पाकिस्तान के हालात बता रहे हैं, बद से बदतर स्थिति हो रही है। और इतना ही नहीं, शहबाज शरीफ के लिए मुश्किलें हैं तो असीम मुनीर के लिए भी मुश्किलें हैं। वहां देखिए पुलिस वाले भी पिट रहे हैं। पाकिस्तानी पुलिस की वैन आप देख रहे हैं, लोगों ने रोक लिया है, उस पर देखिए लाठी डंडे बरसाने शुरू कर दिए। पाकिस्तान पुलिस की गर्द आप देख रहे हैं कैसे बन रही है। पुलिस की गाड़ी है, पुलिस पर लोग लाठियां बजा रहे हैं, पुलिस को भागना पड़ रहा है, लोगों ने पुलिस को खदेड़ दिया है। अब देखिए जरा वर्दीधारी पिट रहे हैं। एसएचओ साहब देखिए निकले, लोगों ने लठिया दिया है, लाठी चलानी शुरू कर दी एसएचओ पर। एसएचओ भागे। देखिए सिंध में लोग आर्मी की गाड़ी को रोक रहे हैं, रोक लिया और आर्मी वाले कह रहे हैं कि हम तुम्हारे लिए जंग जीत कर आए हैं। सिंध में लोग कह रहे हैं तुम तो हमारे दुश्मन हो, तुम जंग क्या जीतोगे। सुनिए। अभी तो तुम्हारे मुल्क के जंग लड़के दवाई पाकिस्तान आर्मी की अभी तो तुम्हारे मुल्क के जंग लड़के आ रहे हैं। नहीं जंग नहीं, और क्या है? हम तुम हमारे दुश्मन हो, तुम हमारे दुश्मन हो। बना था बांग्लादेश, आज बनेगा सिंधु देश। जिंदा है मुसलमान, जिंदा है, ये गोलियां खाकर जिंदा है, ये जो दहशतगर्दी है उसके पीछे दवाई पाकिस्तान आर्मी की अभी तो तुम्हारे मुल्क के जंग लड़के ये कह रहा है हम जंग जीत कर आ रहे हैं, वो शख्स कह रहा है नहीं तुम हमारे दुश्मन हो। लोग कह रहे हैं ये जो दहशतगर्दी है इसके पीछे वर्दी है। लोग कह रहे हैं अब सिंधु देश बनने वाला है। बांग्लादेश, आज बनेगा सिंधु देश। जिंदा है मुसलमान, जिंदा है, ये गोलियां खाकर जिंदा है, ये जो दहशतगर्दी है उसके पीछे तो लोग कह रहे हैं जैसे बांग्लादेश बना था वैसे सिंधु देश बनने वाला है, यानी पाकिस्तान के और टुकड़े टुकड़े होने वाले हैं। अब टेंशन में कौन है? देखिए टेंशन में है असीम मुनीर, टेंशन में है शहबाज शरीफ। शहबाज को लग रहा है तख्ता पलट हो सकता है, असीम मुनीर तख्ता पलट देंगे। मुनीर को लग रहा है हालात नहीं संभले तो देश में गृह युद्ध हो जाएगा। यानी दोनों के पैरों तले जमीन निकल चुकी है इस वक्त, दोनों टेंशन में है।
साथ इन बच्चों को शहीद कर दिया गया। ड्रोन हमला मार मजहबी चूरन बेचा है इस मुल्क में क्योंकि बिकता है, आपने ये खरीदना नहीं। भारत से पिटने के बाद पाकिस्तान में हाहाकार मचा है। जनरल मुनीर पर पाकिस्तान की जनता सवाल उठा रही है। पाकिस्तान में गृह युद्ध के जैसे हालात बन गए हैं। पाकिस्तान अपने ही लोगों पर ड्रोन हमले कर रहा है। वहीं सिंध के गृह मंत्री के घर को बंदूकधारी प्रदर्शनकारियों ने आग के हवाले कर दिया। इन सब के बीच शाहबाज और असीम मुनीर ने सेटिंग कर ली है। मुनीर का प्रमोशन कर शाहबाज ने फिलहाल कुर्सी तो बचा ली, लेकिन मुनीर के दिमाग में तख्ता पलट का प्लान तैयार है। बड़ा सवाल यह है कि पाकिस्तान में तख्ता पलट होगा या फिर गृह युद्ध की आग में जलेगा आतंकिस्तान। जिंदा है मुजाहिद, जिंदा है। ये जो दहशतगर्दी है, उसके पीछे वर्दी है। अब सोचिए जरा, क्या असीम मुनीर तख्ता पलट करने वाले हैं? क्या पाकिस्तान में शाहबाज शरीफ की सत्ता जाने वाली है? यह क्यों कहा जा रहा है और कौन कह रहा है? उसके पीछे वजह क्या है? क्या शाहबाज शरीफ को नींद नहीं आ रही इस वक्त? या असीम मुनीर नवाज शरीफ बनने वाले हैं, जैसे नवाज शरीफ के सामने परवेज मुशर्रफ ने तख्ता पलट किया था, मुशर्रफ के किरदार में मुनीर आ जाएंगे? भारत से हार के बाद असीम मुनीर के प्रमोशन पर सवाल उठ रहे हैं। मुनीर का प्रमोशन हो गया, क्या तख्ता पलट के डर से शाहबाज ने प्रमोशन दिया है? ऑपरेशन सिंदूर के बाद मुनीर के खिलाफ बगावत हो सकती थी। सेना के जवानों ने मुनीर के आदेशों पर सवाल उठाए थे। जानकारों के मुताबिक मुनीर ने अपनी स्थिति मजबूत कर ली है। फील्ड मार्शल बनने के बाद मुनीर पर अब कभी कोर्ट मार्शल नहीं चल सकेगा। भारत ने पाकिस्तान के 11 एयरबेस तबाह कर दिए थे और इससे सेना में मुनीर की स्थिति डावाडोल हो गई थी। शाहबाज और मुनीर में अनबन की खबरें पहले भी आती रही हैं। 1999 में शाहबाज के भाई नवाज शरीफ का तख्ता पलट हुआ। परवेज मुशर्रफ ने उनकी गद्दी छीन ली थी। उस वक्त करगिल जंग में हार के बाद मुशर्रफ की स्थिति कमजोर हो गई थी। नवाज के विदेश दौरे के दौरान ही मुशर्रफ ने तख्ता पलट कर दिया। अब मुशर्रफ के चेले मुनीर के दिमाग में भी यही प्लान चल रहा है। पहलगाम आतंकी हमले की साजिश असीम मुनीर ने रची। असीम के भड़काऊ भाषण के बाद आतंकी हमला हुआ। भारत के जोरदार पलटवार से मुनीर की हालत कमजोर हो गई। उनकी हालत करगिल में हार के बाद मुशर्रफ जैसी है इस वक्त। इसी वजह से पाकिस्तान में फिर तख्ता पलट की अटकलें तेज हैं। पाकिस्तान में अब तक 3 बार तख्ता पलट हो चुका है। मुशर्रफ से पहले 2 बार पाकिस्तान में सेना का शासन रहा। जनरल अयूब खान ने 1958 में हथियार के दम पर कुर्सी हथिया ली। जनरल जियाउल हक ने 1977 में तख्ता पलट कर दिया और पाकिस्तान की जनता मुनीर को पद से हटाने की मांग करने लगी। शाहबाज ने तख्ता पलट के डर से ही मुनीर की पदोन्नति कर दी है, लेकिन इसके बाद भी तख्ता पलट की संभावना खत्म नहीं हुई है। अब लोग देखिए, चारों तरफ मजाक उड़ रहा है, चारों तरफ जगहसाई हो रही है, असीम मुनीर की भी और सरकार की भी। पाकिस्तान कह रहा है भारत के रफाल फाइटर गिरा दिए, पाकिस्तान का झूठ। और देखिए, पाकिस्तान के गवर्नर खिलौने जला रहे हैं। एक फाइटर लिया है और कह रहे हैं ये रफाल है और खिलौना जला रहे हैं। अब यही तसल्ली का इनका रास्ता रह गया है कि एक खिलौना लाएं और उसमें आग लगा दें, क्योंकि भारत का बाल भी बांका नहीं कर सके, इसलिए इस फाइटर को प्रतीकात्मक तौर पर जला रहे हैं। देखिए, ये है वो भारतीय तैयारा जिसे हमने गिराया। जी, टी इज फैंटास्टिक। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये है वो भारतीय तैयारा जिसे हमने गिराया भी, जलाया भी और अब हम चाय पी रहे हैं। ये लो तस्वीर आप देख रहे हैं। पाकिस्तान कह रहा था भारत के 4-5 फाइटर गिराने का झूठा दावा कर रहा था। पाकिस्तान को देखिए, एक फाइटर का टॉय जलाना पड़ रहा है। ये हालत में आ गया है। लेकिन असीम मुनीर को फिर फील्ड मार्शल किस बात के लिए बना दिया गया, अब इस पर जगहसाई हो रही है। पहले आपको बताऊं ये फील्ड मार्शल होता क्या है जो असीम मुनीर को बनाया गया है। दरअसल फील्ड मार्शल का रैंक बेहद शक्तिशाली होती है। फील्ड मार्शल का रैंक जनरल के पद से ऊपर का है। फील्ड मार्शल के यूनिफॉर्म पर 5 स्टार लगते हैं। फील्ड मार्शल कभी रिटायर नहीं होते हैं और आखिरी सांस तक सेवारत अधिकारी माने जाते हैं। युद्ध असाधारण सैन्य उपलब्धियों पर यह तमगा दिया जाता है। भारत, ब्रिटेन, जर्मनी, पाक में फील्ड मार्शल का पद है। फील्ड मार्शल को आजीवन
सैन्य अधिकारी माना जाता है, वो मृत्यु तक इस रैंक के सम्मान और सुविधाओं का हकदार होता है। ऐसे में उसके खिलाफ कोर्ट मार्शल नहीं चल सकता है। सेना से जीवन भर उसको वेतन और भत्ता मिलता है। जनरल मुनीर को अभी हर महीने 2.5 लाख पाकिस्तानी रुपए वेतन मिलता है। जनरल मुनीर 2027 तक पाकिस्तान का आर्मी चीफ बना है और जनरल अयूब खान के बाद मुनीर पाक के दूसरे फील्ड मार्शल हैं। अयूब खान ने तख्ता पलट के बाद खुद ही फील्ड मार्शल बना दिया था। अब सोचिए जरा, तो मुनीर ने कौन सा तीर मारा है, सवाल ये उठ रहे हैं। लोग मजाक उड़ा रहे हैं मुनीर का। तस्वीर देखिए, लोग डाल रहे हैं मेडल्स कि अपने खुद ही मेडल दे लिए मुनीर ने, खुद ही गले में मेडल डाल लिया। देखिए जरा सोशल मीडिया पर पाकिस्तान और उनके आर्मी चीफ को लेकर, खुद के प्रमोशन को लेकर लोग क्या कह रहे हैं। हार के बाद असीम मुनीर को बड़ा इनाम दिया गया। सेना प्रमुख से असीम मुनीर को फील्ड मार्शल बना दिया गया। हालांकि इसे लेकर पाक में उनका मजाक हो रहा है। पहली तस्वीर देखिए जरा, इस पोस्ट में लिखा है, इजराइल ने युद्ध जीते मगर मेडल नहीं है उनकी वर्दी पर। पाकिस्तान ने सभी युद्ध हारे हैं लेकिन मेडल हैं, लाहौर मार्केट से लिए गए मेडल हैं। एक ये तस्वीर देखिए, एक तस्वीर में लिखा है, ये तोहफा हमने खुद को दिया है, यानी असीम मुनीर को इनाम उनके ही देश पर मिला, आदेश पर मिल गया है। अगली तस्वीर देखिए, इस पोस्ट में मुनीर ने खुद को फील्ड मार्शल बनाया। हालांकि फील्ड मार्शल बनते ही मुनीर ने फिर से जहर उगला है, खुद ही सारे मेडल टांग लिए। उन्होंने तारीफ करते हुए असीम मुनीर ने अपनी सेना को स्टील की दीवार कहा है और कहा कि भारत के हमले को पाक सेना नाकाम कर सकती है। जनरल असीम मुनीर को कट्टरपंथी आर्मी चीफ भी कहा जाता है। 57 साल के मुनीर को हाफिज कुरान का खिताब हासिल है। जनरल मुनीर को कुरान की सभी आयतें पूरी तरह याद हैं। वो भाषण और बातचीत में अक्सर आयतों का इस्तेमाल करते हैं। 15 अप्रैल को भाषण में उन्होंने पाक को अल्लाह का बनाया मुल्क कहा। साथ ही हिंदू मुस्लिम पर पाक भारत की 2 नेशन थ्योरी भी दी थी। बंटवारे के दौरान मुनीर का परिवार भारत के जालंधर से पाकिस्तान गया था, यानी मुनीर जालंधर के रहने वाले। मुनीर के पिता स्कूल में प्रिंसिपल और एक मस्जिद के इमाम थे। उनकी शुरुआती पढ़ाई भी रावलपिंडी के एक मदरसे में ही हुई। 2022 में बाजवा के बाद मुनीर पाकिस्तान में सेना प्रमुख बने और अब फील्ड मार्शल बनकर वो सबसे ताकतवर शख्स बन गया है। अब आपको सुनवाऊं, सुनिए जरा। पाकिस्तानी पत्रकार मुनीर का मजाक उड़ा रहे हैं कि मुनीर को आखिर किस बात का तमगा दिया गया है, कौन सी जंग जीत ली है मुनीर ने, सुनिए। ये बंदा पाकिस्तान का 17 सीटों पे वजीर आजम बनाया गया है। कहता है कि हमने 71 का बदला ले लिया है। भाई, भारत के कौन से टुकड़े हुए हैं? कितने भारतीय फौजियों की पतलूनें उतार के आपने अपने पास रख ली हैं? हमारी तो 90,000 वहां रह गई थी। भारत के कौन से हिस्से को हमने तोड़ा है? क्या मुंबई का नाम मुंबईस्तान हो गया है या मुंबई कराची के साथ मर्ज कर गया है और हमने उसे कराची का हिस्सा बना लिया है? क्या हुआ है? कैसे हमने बदला ले लिया है? लेकिन ये क्लाउनिश स्टेटमेंट चल रही है, क्लाउनरी है जो पाकिस्तान पे इस टाइम छाई हुई है। लेकिन बात इससे आगे है, जो आपको सुनाना चाहता हूं वो ये है, जरा सुने। मेरे पाकिस्तानियों, ये बंदा खुलेआम ऐसी पॉलिश करता है तो ये बंद कमरों में कैसी पॉलिश करता होगा, हम लोग सिर्फ इमेजिन कर सकते हैं, पहुंच नहीं सकते वहां तक। ये जरा सुने। इस पूरी जंग की प्लानिंग जनरल शहीद आसिम मुनीर ने की। इंतहाई दलेरी से, दानिशमंदी से मैं उसका जाती तौर पर गवाह हूं, क्योंकि उन दिनों में दिन रात मेरी इनसे टेलीफोन पर और हमारी फेस टू फेस मुलाकात होती थी। और जिस हौसले के साथ मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि बतौर एक पाकिस्तानी के मुझे इनके ऊपर फख्र है। ये कौम के फख्र है, कौम के बेटे हैं ये बिल्कुल। और इसी तरीके से ए मार्शल, कभी देखा है किसी मुल्क के वज़ीर-ए-आज़म को पॉलिश में इस हद तक आगे जाते? तो या तो पाकिस्तान में तख्ता पलट होगा या जो स्थिति बनी हुई है वो स्थिति बता रही है कि पाकिस्तान में गृह युद्ध हो सकता है। अलग अलग इलाके के लोग सड़कों पर उतरकर युद्ध छेड़ सकते हैं सरकार और सेना के खिलाफ। सिंध में प्रदर्शन शुरू हुआ। तो पाकिस्तान की स्थिति जो है, एक तरफ तख्ता पलट की संभावना और आशंका है और दूसरी तरफ गृह युद्ध की। लेकिन कौन शुरू कर रहा है गृह युद्ध? ये तहरीक तालिबान पाकिस्तान,
खैबर पख्तूनख्वा में BLA बलूच लिबरेशन आर्मी या सिंध के लोग पाकिस्तान में गृहयुद्ध जैसे हालात बन गए। भारत के वाटर स्ट्राइक के बाद पाकिस्तान बेहाल है। पाकिस्तान में पानी को लेकर भी हाहाकार मचा है। सिंध और पंजाब के बीच पानी को लेकर विवाद चल रहा है। बलूचिस्तान ने खुद को आजाद घोषित कर दिया है। बलूचिस्तान में पाक सेना और सरकार का विरोध जारी है। खैबर पख्तूनख्वा में तहरीक तालिबान का राज है। पाकिस्तानी सेना अपने ही देश में ड्रोन हमले कर रही है। उत्तरी वजीरिस्तान में ड्रोन हमले में 4 बच्चों की मौत हो गई है। पंजाब के एक और प्रांत सिंध में आजादी की मांग हो रही है। पाकिस्तान महंगाई और आर्थिक संकट से जूझ रहा है। UN की रिपोर्ट के मुताबिक 1 करोड़ से ज्यादा लोग भुखमरी की कगार पर हैं। ऐसे में पाकिस्तान के करीब हर प्रांत में हालात बदतर हैं। पानी विवाद को लेकर सिंध के गृह मंत्री पर गुस्सा फूटा है। गृह मंत्री जियाउल हसन के घर पर भीड़ ने हमला कर दिया है और प्रदर्शनकारियों ने गृह मंत्री का घर फूंक दिया है। हमला करने वाले प्रदर्शनकारी बंदूक के साथ पहुंचे थे। अब आपको सुनवाऊं कि सिंध में प्रदर्शन हो रहा है, पाकिस्तान के हर इलाके में प्रदर्शन हो रहा है, लोग सड़कों पर उतरे हैं। जरा सिंध के हालात के बारे में एक शख्स बता रहा है कि क्या स्थिति है, क्या होता है वहां लोगों के साथ, आम लोगों के साथ, हिंदुओं के साथ क्या होता है, ये भी सुनिए। पाकिस्तान में मैं आपको खाली चलो सिंध की बात कर लेते हैं। सिंध के अंदरूनी सिंध में जो हिंदू लोग हैं ना, उनको जबरदस्ती कहा जाता है कि आप अपना मजहब चेंज करो। उनकी लड़कियां उठा ली जाती हैं, उनको नीच समझा जाता है, उनके साथ बर्तन में खाना नहीं खाया जाता। बुखार बस इस बात की कि तुम जो है ना अपना मजहब चेंज क्यों नहीं कर सकते। उनको मारते हैं, उनको अगर पुलिस पकड़ ले तो मारती है। मोहल्ले के 4 शुरफा लोग पकड़ लें वो मारते हैं, 4 मौलाना पकड़ लें वो मारते हैं। मसद उनकी कोई लाइफ ही नहीं, हालांकि वो पाकिस्तानी है। तो जब इंडिया पाकिस्तान अलग हुआ तो वो इंडिया नहीं गए, तो उनको तो सराखों पे बिठाना चाहिए। हम लोग ये क्या क्यों करते हैं कि किसी को मजहब चेंज करने पे सब अपना मजहब पता नहीं है, अपना जो है करतूत ठीक है नहीं, दूसरों को अपने मजहब में लाने के लिए बस ताकि वो 2-4 को मजहब मिल जाएंगे तो हमें जन्नत मिल जाएगी। बेवकूफ़ों, खुदा का वास्ता तुम लोगों को, खुदा का वास्ता। सिंध के हालात आपने देख लिए। बलूचिस्तान में देखिए बच्चों की बस पर अटैक कर दिया है। ये तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं, ये स्कूल बस थी, स्कूल बस पर हमला कर दिया गया और इसमें 3 बच्चों की मौत हो गई है। बस की हालत देखिए आप। पीछे हो गया, किधर इधर आ रहे हो, तो पीछे हो जाओ, थोड़ा पीछे निकल जाओ। वर्दी वाले रहने, अब ये वर्दी वाले रहने दो। आप पीछे हो गया, किधर इधर आ रहे हो, तो पीछे हो जाओ, थोड़ा पीछे निकल जाओ। ये बस आप देख रहे हैं, बताया जा रहा है ये आर्मी स्कूल की बस थी और स्कूल के बच्चे इसमें थे जिस वक्त इसमें हमला हुआ है। दूसरी तस्वीर मैं आपको दिखाऊं, जो बच्चे बस में मौजूद थे सैन्य अधिकारियों के बच्चे थे, ये उनके बैग हैं। बच्चों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है, कई बच्चों की जानें चली गई हैं। ये 3 बच्चे मैं आपको दिखा रहा हूं, सैन्य अधिकारियों के बच्चे हैं जिन 3 बच्चों की मौत हुई है। और इसके बाद इस हमले के बाद पेशावर में प्रदर्शन शुरू हो गया है। जो बात मैं गृह युद्ध की कह रहा हूं वही हालात बन रहे हैं। बच्चों की जान गई, उसके बाद पेशावर में लोगों में गुस्सा है। तो सोचिए जरा, चाहे वो सिंध हो, बलूचिस्तान हो, खैबर पख्तूनख्वा हो या पंजाब हो, पाकिस्तान के हर हिस्से में बवाल हो रहा है। तो क्या पाकिस्तान का हर हिस्सा अलग हो जाएगा? देखिए 4 हिस्से पाकिस्तान के मैं आपको दिखा रहा हूं, बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, सिंध और पंजाब। बलूचिस्तान में क्या हो रहा है? बलूचिस्तान के क्षेत्रफल के हिसाब से बलूचिस्तान सबसे बड़ा प्रांत है। अगर पाकिस्तान का पूरा क्षेत्रफल आप देखें, बलूचिस्तान ने पाक से खुद ही आजादी का ऐलान कर दिया है। बलूच आर्मी और पाक सेना के बीच भीषण संघर्ष हो रहा है। 1948 में बलूचिस्तान कलात रियासत का हिस्सा हुआ करता था, लेकिन पाकिस्तान ने बलूचिस्तान पर जबरदस्ती कब्जा कर लिया, जिसके बाद पाकिस्तान सरकार और बलूच विद्रोही तब से आमने सामने है। तो क्या बलूच अलग हो जाएगा? खैबर पख्तूनख्वा देखिए ऊपर जो आप देख रहे हैं,
खैबर पख्तूनख्वा पाकिस्तान का सबसे छोटा प्रांत है। खैबर पख्तूनख्वा भी पाकिस्तान से आजाद होना चाहता है। यहां तहरीक तालिबान पाकिस्तान का सशस्त्र विद्रोह रहता है। तहरीक तालिबान पाकिस्तान देश में शरिया की वकालत करता है। भारत पाक युद्ध के दौरान टीटीपी ने भारत के समर्थन का ऐलान किया था। तीसरा हिस्सा नीचे आप लाल रंग में देख रहे हैं, सिंध, जहां शुरू में मैंने आपको दिखाया गृह युद्ध जैसी स्थिति है। सिंध में आजादी की मांग उठने लगी है। हालांकि पहले यहां स्वायत्तता की मांग हो रही थी, सरकार के खिलाफ नाराजगी अब गुस्से में बदल गई। पाकिस्तान में केवल पंजाब प्रांत शांत है। सेना में टॉप लेवल पर पंजाबियों का कब्जा है। सरकार के बड़े पदों पर भी पंजाब के लोग बैठे हैं। प्रशासन और बिजनेस में भी पंजाबियों का कब्जा है। पाक के दूसरे प्रांतों में गुस्सा भी इसी वजह से ज्यादा है। पंजाब जो आप देख रहे हैं कि पाक के दूसरे प्रांतों में गुस्सा इसलिए कि सारी ताकत, सारे अधिकारी, सारे अफसर, सारा पैसा सब कुछ पंजाब में ही है। अब आपको सुनवाता हूं, सुनिए। पत्रकार बता रहे हैं जिस बच्चों की गाड़ी पर हमला किया गया है उसमें बच्चों की मौत हुई है, उसकी जिम्मेदार पाकिस्तानी सेना और पाकिस्तानी सरकार है। सुनिए। जर्नैलों ने हमेशा मजहबी चूरन बेचा है इस मुल्क में, क्योंकि बिकता है, आपने ये खरीदना नहीं है। अगर ये मजहबी होते तो ऐसे मासूम बच्चों को ना मार देते, दरिंदों की तरह। दरिंदगी के साथ इन बच्चों को शहीद कर दिया गया, ड्रोन हमला मार के। वजीरिस्तान में ये ड्रोन हमला किया गया है। DGISPR ने भारत के हमले के बाद कहा था कि हम सिविलियंस को निशाना नहीं बनाते, हमारे असूल हैं, हम मजहब को फॉलो करते हैं, हम इस्लाम के फॉलोअर्स हैं। लेकिन मेरे पाकिस्तानियों, इन बच्चों की तस्वीर चीख चीख के बता रही हैं कि ये सिविलियंस को वहां निशाना बनाते हैं जहां इनका बस चलता है। भारत के खिलाफ बस नहीं चल रहा था, ये चाहते नहीं थे जंग बढ़े, इसलिए ये ऐसी बातें कर रहे थे, क्योंकि इनकी जान जाती है। जहां आगे बंदूक हो, मिसाइल हो, गोला हो, वहां जान जाती है। जहां अपने निहत्ते बच्चे हों वहां पे हमले होते हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं। जहां इनकी जान जाती है, यानी जहां पाकिस्तानी सेना की जान जाती है, सरकार की का गला सूखता है, वहां ये फंस जाते हैं। अब बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, सिंध में प्रदर्शन हो रहा है। अफगानिस्तान पानी बंद करने की बात कर चुका है, तो अब पाकिस्तान को डर लगा कि चारों तरफ से विरोध हो रहा है, अफगानिस्तान भी पानी बंद कर देगा। तो देखिए, चीन और पाकिस्तान ने मिलकर नई चाल चली। अगली तस्वीर दिखाऊं। चीन और पाकिस्तान ने मिलकर अफगानिस्तान की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाया है, और जो इकोनॉमिक कॉरिडोर बन रहा है, जो POK से होकर गुजर रहा है चीन और पाकिस्तान के दरमियान, उसमें अफगानिस्तान को भी शामिल कर लिया है, ये कहकर, ये बताकर कि ये जो CPEC कॉरिडोर है ये काबुल तक हम ले जाएंगे, और अफगानिस्तान को भी उसमें शामिल किया है। इसीलिए ये बैठक हुई थी। देखिए, अब मैं आपको दिखाऊं कि CPEC जो है उसका रास्ता कहां से कहां जा रहा है और इसमें काबुल को कैसे शामिल करना है। ये आप देख रहे हैं CPEC का रास्ता। ऊपर देखिए, सफेद लाइन जो आपको नजर आ रही है वो चीन से होकर POK से गुजरती हुई, उसके बाद पाकिस्तान के कई हिस्से से होती हुई फिर जा रही है बलूचिस्तान के हिस्से में। लेकिन ऊपर काबुल नजर आ रहा है, अफगानिस्तान। यह कहना है पाकिस्तान और चीन का कि अफगानिस्तान को भी इसमें जोड़ लेंगे और यह रास्ता काबुल से लेकर जाएंगे इस कॉरिडोर का। भारत से हारने के बाद अब पाक के साथ चीन खड़ा हो गया। चीन पाक के नए दुश्मन तालिबान से दोस्ती कराने में जुटा है। अफगानिस्तान ने अभी भारत का खुला समर्थन किया, अपना पानी पाकिस्तान के लिए बंद करने की तैयारी शुरू कर दी थी। इसलिए अब पाकिस्तान के दोस्त चीन ने नया दांव चला है। इकोनॉमिक कॉरिडोर काबुल तक बढ़ाने पर सहमति जताई है। बीजिंग में पाक, अफगानिस्तान और चीन की बड़ी बैठक है। इसमें तीनों देशों के विदेश मंत्रियों ने CPEC पर बड़ी चर्चा की और CPEC के अफगानिस्तान तक विस्तार का ऐलान किया। बैठक के बाद पाक विदेश मंत्री डार ने सोशल मीडिया पोस्ट किया और लिखा, पाक, चीन, अफगानिस्तान शांति, स्थिरता, विकास के लिए साथ हैं। हालांकि भारत CPEC में तीसरे देश के शामिल होने का विरोध करता है। चीन का प्रोजेक्ट पाक के अवैध कब्जे वाले कश्मीर से गुजरता है और भारत प्रोजेक्ट में शामिल होने वाले को संप्रभुता का उल्लंघन मानता है। माना जा रहा है कि चीन को भारत अफगानिस्तान के साथ आने का डर है। हाल ही में चीन ने अफगानिस्तान चाबार पोर्ट पर दिलचस्पी दिखाई है, जबकि भारत ने ईरान के साथ मिलकर इस पोर्ट का विकास किया। एक्सपर्ट मानते हैं कि इसी वजह से ही चीन ने यह नया दांव चलाया। अफगानिस्तान में तालिबान को मान्यता देने में भी चीन सबसे आगे था। अब भारत से तालिबान के रिश्ते सुधरे हैं, इसलिए चीन बौखलाया है। लेकिन अफगानिस्तान और भारत लंबे वक्त से दोस्त रहे हैं, उसकी एक वानगी आपको दिखाता हूं। ये देख रहे हैं, भारत ने अफगानिस्तान में सहायता भेजी है। ये जो पैकेट्स आप देख रहे हैं, भारत का झंडा लगा है इन पैकेट्स पर। भारत से अफगानिस्तान में उनको मदद और राशन भेजा गया है। ये भारत और अफगानिस्तान
के बीच दोस्ती का भी प्रतीक है। तो चीन बेशक कोई चाल चल रहा हो, पाकिस्तान बेशक अफगानिस्तान को अपने साथ लेकर आने की कोशिश कर रहा हो, लेकिन पाकिस्तान में जो आतंकी मौजूद हैं उनका खात्मा उसी तरह से हो रहा है। ये तस्वीर आप देख रहे हैं, ये है हाफिज सईद का करीबी हमजा को कल लोगों ने गोली मार दी। अगली तस्वीर दिखाऊं मैं आपको, ये लश्कर तैयबा का आतंकी आमिर हमजा जो फिलहाल अस्पताल में भर्ती है और जिससे हाफिज सईद की टेंशन बढ़ गई है कि आखिर हमजा को किसने मारा। इससे पहला सैफुल्लाह को एक शख्स मार गया है, अब हाफिज सईद को भी डर है और कि उसकी बारी तो नहीं आ गई। आतंकी हाफिज सईद के करीबी आमिर हमजा पर हमला हुआ और आमिर हमजा को अज्ञात हमलावरों ने गोली मारी। घायल हमजा को लाहौर के अस्पताल में भर्ती कराया गया। आईएसआई की सुरक्षा में आतंकी हमजा का इलाज चल रहा है। 66 साल का हमजा अपने घर पर ही घायल हुआ था। कुछ रिपोर्ट में हमजा को गोलियों से भून दिए जाने का दावा है, हालांकि इसको लेकर आधिकारिक पुष्टि नहीं हो पाई है। हाफिज सईद के साथ अब्दुल रहमान मक्की का करीबी भी है। अमेरिका ने 2012 में हमजा को ग्लोबल टेररिस्ट घोषित किया था और लश्कर तैयबा का सह संस्थापक है ये। आमिर हमजा साल 2000 के करीब भारत में बहुत एक्टिव था। 2005 में बेंगलोर में हमले की साजिश रची और हमले के बाद हाफिज सईद की टेंशन और बढ़ गई। हमजा पर जब हमला हुआ ऑपरेशन सिंदूर के बाद हाफिज की सुरक्षा बढ़ा दी गई है, इसलिए हाफिज की टेंशन और बढ़ी हुई है। और दूसरी तरफ भारत में जो लोग पाकिस्तान के साथ मिलकर साजिश कर रहे थे उन पर भी एक्शन हो रहा है। इस पार से जासूसी के आरोप में ज्योति गिरफ्तार हुई है। ज्योति का वीडियो आया है भारत पाकिस्तान बॉर्डर पर, जहां भारत पाकिस्तान बॉर्डर की स्थिति ज्योति बता रही है। तारों इंडिया और पाकिस्तान के बॉर्डर से मीन्स अगर आप मेरे पीछे देखोगे तो ये पूरा आपको तारों से ढका हुआ नजर आएगा। तारों के उस पार आप नहीं जा सकते, तारों के इस पार सिर्फ और इस पार ही रह सकते हो। ये हमारा इंडिया है। अगर आप तारों को पार करके कुछ दूरी पे जाएंगे तो आपको यहाँ पे पाकिस्तानी आर्मी, पाकिस्तानी लोग तक भी नजर आएंगे। पूरा जो आगे का दिख रहा है ये नो मैंस लैंड है। हम यहाँ पे आए हैं, सबसे मेन आपको मैं बताना भूल गई, मेन हम यहाँ पे पहुंचे हैं। कुछ यहाँ पे ट्राइब्स रहती हैं, कुछ घर हैं जो इंडिया और पाकिस्तान के बॉर्डर पे बसे हुए हैं, थार डेजर्ट एरिया में। यहाँ पे देखोगे तो पूरा रेगिस्तान ही रेगिस्तान है। यहाँ पे रहते हैं कुछ लोग, कुछ फैमिलीज जिनके आप मेरे पीछे देख रहे हो घर बने हुए हैं, हट है। तो कैसे वो लोग यहाँ पे सरवाइव करते हैं, कैसे रहते हैं। बॉर्डर के उस पार जाना तो बिल्कुल अलाउड नहीं है और इस पार कैसे ये स्ट्रगल करते हैं, रोजमर्रा की जिंदगी कैसे चलती है इनकी, खाने पीना रहना और उसके साथ साथ पानी की क्या क्या सुविधाएं हैं यहाँ पे। तो हम चलेंगे और मिलेंगे इनसे, यहाँ के लोकल ट्राइब से। आइए अब आपको बताऊं कि एक और तस्वीर सामने आई, वो तस्वीर जरा दिखाऊं कि ज्योति पाकिस्तान में शादी करना चाहती थी, उसका चैट सामने आया है। ये आप देख रहे हैं, अली हसन नाम के शख्स से बात कर रही है ज्योति और अली हसन बताया जा रहा है ये आईएसआई का एजेंट है। अली हसन को ज्योति लिख रही है पाक में मेरी शादी करवा दो। तो ज्योति आखिर पाकिस्तान में शादी क्यों करना चाहती थी? अब सवाल यह है कि ज्योति के बारे में आपको बताऊं क्या खुलासे अब तक हुए हैं। यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा पर हर दिन नई बात सामने आ रही है। अब खुलासा हुआ है कि पाकिस्तान में शादी करना चाहती थी। जांच एजेंसियों को यूट्यूबर ज्योति का चैट मिला है। इस चैट में वो पाकिस्तान के अली हसन से बात कर रही है। दावा है कि अली हसन पाक में आईएसआई का अधिकारी है और वो चैट में ज्योति से कहता है दुआ है आप खुश रहो और हंसते खेलते रहो, आपको जीवन में कोई गम ना हो। मैसेज का जवाब ज्योति ने खुशी वाली इमोजी बनाकर दिया और इसमें लिखा है तो मेरी शादी पाकिस्तान में करवा दो। माना जा रहा है कि वो शादी करके पाक में बसना चाहती थी। दावा है कि ज्योति का परिवार बंटवारे के बाद भारत आया। ज्योति के दादा मुल्तान और दादी बहावलपुर की रहने वाली थी। विभाजन के बाद पूरा परिवार पाकिस्तान छोड़कर भारत आ गया। अब ज्योति पर पाकिस्तान के लिए जासूसी के आरोप लगे हैं। उसके 4 बैंक खाते इस समय जांच एजेंसियों के रडार पर हैं। दावा यह है कि खाते में दुबई से पैसा आने के सबूत मिले हैं और कुछ संदिग्ध बातचीत ज्योति ने अपने मोबाइल से डिलीट की। यह बातचीत ज्योति ने पाकिस्तान के अधिकारियों से की थी। फिलहाल 3 मोबाइल लैपटॉप जांच के लिए फॉरेंसिक भेजे गए। फॉरेंसिक जांच में बड़ा खुलासा होने की उम्मीद जताई जा रही है। आइए अब आपको सुनवाता हूं, सुनिए ज्योति के पिता क्या कह रहे हैं। रिमांड पे तो लिया वजह कल पेश करेंगे कोर्ट में। मेरे पास तो इतना पैसा नहीं है जो मैं वकील कर लूं।
सरकारी वकील लेना चाहता हूँ, मेरे को सरकारी वकील दिया जाए। सरकार से मैं ये मांग करता हूँ जी मेरे को वकील दो और आपकी बड़ी बहुत मेहरबानी होगी। देखिए, बहुत गंभीर मामला है ये, इसकी गहराई से जांच करनी चाहिए। जो दोषी है उसको कड़ी सजा मिलना चाहिए, निर्दोष को नहीं फंसाना चाहिए। लेकिन इसमें ये भी देखा गया कि गहराई से जांच करनी चाहिए इसकी। एक मिनट कहने से नहीं होता, जब तक गहराई तक जांच नहीं होगी, जब तक इस बात की तह तक नहीं जाओगे, ताकि सही पता लगे कौन हमारे देश के साथ गद्दारी कर रहा था। और आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं। आज की एक और बड़ी खबर है। आपने ऑपरेशन सिंदूर देख लिया, अब मैं आपको ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट दिखाने जा रहा हूं। लाल आतंक पर सबसे बड़ा प्रहार हुआ है। लगभग 27 से ज्यादा नक्सली ढेर कर दिए गए हैं। देश में बंदूक उठाने वाले ढेर किए गए हैं। नक्सलियों पर इस तरह से ये मुठभेड़ हुई है और इस मुठभेड़ में, इस तरह की मुठभेड़ में 27 नक्सली मार गिराए गए और सबसे बड़ा लगभग 1.5 करोड़ का इनामी जो नक्सली था वो भी मार दिया गया। तस्वीर दिखाऊं मैं अगली आपको, दूसरी तस्वीर दिखाइए। ये तस्वीर आप देख रहे हैं, फायरिंग हो रही है, इस तरह की मुठभेड़ हुई है। फुल स्क्रीन लीजिए जरा। ये तस्वीर में आपको साफ नजर आ रहा है, पता चल रहा है कि किस तरह मुठभेड़ हुई। उस जगह का वायरल वीडियो है। इस तस्वीर की पुष्टि नहीं करते, लेकिन वायरल वीडियो है। दावा किया जा रहा है ये अबूझ बाड़ में जब नक्सलियों के साथ एनकाउंटर हो रहा था उस वक्त की तस्वीरें। ये इतना बड़ा नक्सली एनकाउंटर था कि देखिए, खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फौरन ट्वीट किया। प्रधानमंत्री ने कहा फख्र है उन्हें सेना पर। अगली तस्वीर मैं आपको दिखाऊं, खुद गृह मंत्री ने कहा है कि बहुत बड़ा अचीवमेंट है नक्सलवाद के सफाए पर। और देखिए अगली तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं, 1.5 करोड़ का नक्सली इनामी था ये, जिसे ढेर किया गया है बसवराज और बसवराजू ढेर कर दिया गया है। सालों से इसकी तलाश की जा रही थी फोर्सेस के जरिए, लेकिन इस मुठभेड़ में यह मार गिराया गया है और यह बहुत बड़ी कामयाबी है लाल आतंक के सफाई के लिहाज से। बॉर्डर पर आतंकियों और पाकिस्तान में कोहराम मचा है। तो देश के अंदर लाल आतंक यानी नक्सलियों में हाहाकार मचा है। चुन चुन कर नक्सलवादी मारे जा रहे हैं या फिर सरेंडर कर रहे हैं। बाहर की सफाई आप ऑपरेशन सिंदूर में देख चुके हैं और अंदर की सफाई आज जो नक्सली ऑपरेशन हुआ है उसमें देख रहे हैं। यानी बहावलपुर से लेके और बस्तर तक राष्ट्र विरोधी जो शक्तियां हैं उनके ऊपर निर्णायक प्रहार हमारी केंद्र की सरकार और छत्तीसगढ़ के राज्य की सरकार ने किया है। छत्तीसगढ़ के जंगल में सुरक्षा बलों ने बहुत बड़ा ऑपरेशन चलाया और 27 खूंखार नक्सलियों को मार गिराया। 50 साल से जो नक्सली कमांडर और सुरक्षा बलों के लिए चुनौती बना था, छत्तीसगढ़ से लेकर तेलंगाना और आंध्र में खून खराबा फैलाने वाला लाल आतंक का बड़ा चेहरा बसवराजू भी ढेर हो गया है। यानी मोदी सरकार ने नक्सलवाद के खात्मे का जो ऐलान किया उसे पूरा करने के लिए ताबड़तोड़ ऑपरेशन चलाया जा रहा है। तो 27 नक्सली मार गिराए गए हैं। यह अब तक का सबसे बड़ा ऑपरेशन उनमें शुमार है। अमित शाह ने कहा था कि वो जल्द से जल्द नक्सलवाद का सफाया कर देंगे। नक्सलियों के खिलाफ 21 अप्रैल से ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट शुरू हुआ है। छत्तीसगढ़ और तेलंगाना में सक्रिय लाल आतंक पर यह बहुत बड़ा एक्शन है और ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट में 60 से ज्यादा नक्सलवादी अब तक ढेर हुए हैं। अकेले छत्तीसगढ़ में ताजा एनकाउंटर में 27 नक्सली मारे गए। इनमें कई खूंखार और करोड़ों के इनाम वाले नक्सली भी शामिल हैं। नक्सलियों से भारी मात्रा में हथियार और गोला बारूद बरामद हुआ है। नक्सलियों के खिलाफ यह बड़ा ऑपरेशन अबूझ माड़ के जंगल में हुआ है। दंतेवाड़ा, नारायणपुर और बीजापुर जिले के बॉर्डर पर है अबूझ माड़। जंगल, पहाड़ी, गहरी घाटी वाला यह इलाका 4000 किलोमीटर में फैला है।
इस इलाके में न कोई पक्की सड़क है और न आज तक कोई सर्वे हुआ है, क्योंकि इसे रहस्यमयी जंगल और जानवरों का इलाका माना जाता है। कई जगह जंगल इतना घना है कि दिन में रोशनी नहीं पहुंचती। जंगल में रहने वाले आदिवासी बाहरी लोगों का दखल बर्दाश्त नहीं करते हैं और इसी का फायदा उठाकर नक्सली अबूझमाड़ से आतंक फैलाते हैं। सुरक्षा बलों को इलाके में कई नक्सलियों के होने की खबर मिली। सुरक्षा बलों और डीआरजी यानी डिस्ट्रिक्ट रिजर्व गार्ड ने घेराबंदी की। नक्सली जब चारों ओर से घिर गए तो फायरिंग करने लगे। सुरक्षा बलों और डीआरजी ने 3 दिन तक ऑपरेशन चलाए रखा। 27 खूंखार नक्सलवादियों को ढेर कर दिया और हालांकि ऑपरेशन में एक जवान की शहादत हुई है और एक जवान घायल हुआ है। आइए आपको सुनवाते हैं, एक बड़ी कामयाबी है, सुनिए सियासतदान क्या कह रहे हैं। बाहर की सफाई आप ऑपरेशन सिंदूर में देख चुके हैं और अंदर की सफाई आज जो नक्सली ऑपरेशन हुआ है उसमें देख रहे हैं। यानी बहावलपुर से लेकर और बस्तर तक राष्ट्र विरोधी जो शक्तियां हैं उनके ऊपर निर्णायक प्रहार हमारी केंद्र की सरकार और छत्तीसगढ़ के राज्य की सरकार ने किया है। 3 दिनों से नक्सली ऑपरेशन चल रहा है और जिसमें हमारे डीआरजी के जवान मुख्य रूप से लगे हुए हैं और अभी ऑपरेशन चल ही रहा है। अपने जवानों के साहस को नमन करते हैं। अच्छी सफलता लगातार मिल रही है। अभी जो थोड़े से एरिया में बच गया है उसमें ऑपरेशन चल रहा है, चाहे अबूझमाड़ हो, नारायणपुर हो, अंतागढ़ हो या बीजापुर की जंगल हो। 40 डिग्री के टेम्परेचर में बीजापुर, नारायणपुर और दंतेवाड़ा के बीच के जो ट्रायंगल बनता है, अबूझमाड़ का जो हिस्सा है वो वहाँ पे घुस के एक कठिन ऑपरेशन को सफलता हासिल की। जो सबसे बड़ा इनामी नक्सली ढेर किया गया है वो है इसकी तस्वीर। 1 करोड़ का इनामी बसवराजू के बारे में आपको बताऊं कैसे ये इतना कुख्यात हो गया। दरअसल जैसे आतंकी संगठन अलकायदा का चीफ बिन लादेन था या श्रीलंका में एलटीटी का सरगना प्रभाकरण था, ऐसे ही देश में नक्सलवादियों का चीफ बसवराजू था। बसवराजू आंध्र प्रदेश के श्रीकाकुलम का रहने वाला था और उसने इंजीनियरिंग की पढ़ाई की थी। एमटेक तक किया हुआ था इसने। एलटीटी से उसने गोरिल्ला युद्ध और हथियारों की ट्रेनिंग ली, फिर नाम, चेहरे और ठिकाने बदलकर लाल आतंक फैलाने लगा। नंबाला केशव, गगन्ना, विजय नरसिम्हा, प्रकाश, ये सभी इसके नाम थे। AK-47 का शौकीन और बम बनाने में एक्सपर्ट था। 2018 से सीपीआई का सुप्रीम कमांडर था। देश में हुए कई बड़े और खतरनाक हमलों में इसका हाथ था। 2010 में इसने दंतेवाड़ा में घात लगाकर हमला कराया था। इस अटैक में 76 सीआरपीएफ के जवान शहीद हो गए थे। 2013 के झीरम घाटी नक्सली अटैक में इसी का हाथ था। इसमें पूर्व मंत्री विद्याचरण शुक्ल समेत 29 लोग मारे गए थे। 2019 में महाराष्ट्र के गढ़चिरौली में बड़ा हमला कराया था। महाराष्ट्र पुलिस के 14 कमांडो की उसमें मौत हो गई थी। एनआईए के साथ ही 3 राज्यों की मोस्ट वांटेड लिस्ट में था ये। सरकार ने इस पर 1.5 करोड़ का इनाम घोषित किया था, लेकिन 25 से 30 सालों से इसकी कोई तस्वीर तक नहीं मिली थी। इसकी नई तस्वीर इसके मारे जाने के बाद ही सामने आई है। आइए आपको सुनवाता हूं, सुनिए जरा आईजी क्या कह रहे हैं और डिप्टी सीएम क्या कह रहे हैं। जिला नारायणपुर, बीजापुर एवं दंतेवाड़ा का सीमावर्ती अबूझमाड़ क्षेत्र अंतर्गत प्रतिबंधित एवं गैरकानूनी सीपी मोदी संगठन की जनरल सेक्रेटरी, पुलिट ब्यूरो मेंबर बसवराजू उर्फ बीआर दादा, उनका एवं DKZC और अन्य PLG फॉर्मेशंस का सीनियर माओवादी कैडर की उपस्थिति की आसूचना के आधार पर DRG टीम्स जिला नारायणपुर, दंतेवाड़ा, बीजापुर एवं कोंडागांव से अभियान के लिए रवाना किए गए थे। अभियान के दौरान आज दिनांक 21 मई को प्रातः 7-8 बजे से अनेक बार DRG टीम से माओवादी के बीच में मुठभेड़ हुई। मुठभेड़ के उपरांत इलाका का सर्चिंग के दौरान कुल 27 माओवादियों का डेड बॉडी बरामद की गई थे। इसमें सीपीएम माओवादी जनरल सेक्रेटरी बसवराजू उर्फ बीआर दादा का डेड बॉडी भी शामिल है। मुठभेड़ स्थल से AK-47, SLR, इंसास, कार्बाइन एवं अन्य काफी बड़ी संख्या में आर्म्स अम्युनिशन भी बरामद की गए थे। लगभग 50 घंटों से भी लंबे चले एक सर्च ऑपरेशन में मुठभेड़ हुई
हमारे जवानों की, और नक्सलियों के द्वारा फायर किए जाने पर जवाबी कार्रवाई जब जवानों ने की है तो जवानों के शौर्य से, जवानों की भुजाओं की ताकत से 27 नक्सलियों के शव बरामद किए गए हैं। ये बड़ी सफलता है जो जवानों के ताकत पर हम सबको मिली। तो रहिए, आज की एक और बड़ी खबर है, बात करेंगे वक्फ की। वक्फ पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है। कानून बनने के बाद सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई, सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई हुई। अगली तस्वीर में आपको दिखाऊं, सरकार की तरफ से तुषार मेहता और वक्फ की तरफ से कपिल सिब्बल और अभिषेक मनु सिंघवी कोर्ट में दलीलें रख रहे हैं। देखिए, 2 दिन की सुनवाई हुई है, कल और आज में की सुनवाई में क्या हुआ। नए वक्फ कानून पर सुप्रीम कोर्ट में फिर से सुनवाई शुरू हो गई है और सीजीआई गवई, जस्टिस मसीह, जस्टिस चंद्रन की बेंच सुनवाई कर रही है और सरकार की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता पक्ष रख रहे हैं। विरोध में कपिल सिब्बल, अभिषेक मनु सिंघवी दलील पेश कर रहे हैं। कपिल सिब्बल और तुषार मेहता में जोरदार बहस चली है। अदालत ने कड़ी टिप्पणी की है लेकिन कोई आदेश पारित नहीं किया है। कहा, जब तक केस मजबूत नहीं होगा हम कोई दखल नहीं देंगे। अब कल भी सुप्रीम कोर्ट में मामले की सुनवाई जारी रहेगी। लेकिन देखिए क्या हुआ अब तक। कल कपिल सिब्बल साहब ने दलील दी, पूरे वक्फ बोर्ड और वक्फ संपत्ति पर अतिक्रमण का मुद्दा है। ये नया कानून बनाया तो वक्फ की सुरक्षा के मकसद से है, लेकिन असल में यह वक्फ संपत्तियों पर कब्जे का प्रयास है। मतलब बिना रिकॉर्ड के कोई संपत्ति लंबे वक्त से वक्फ संपत्ति रही, वक्फ बाय यूजर हटा दिया गया है, जो सही नहीं है। पहले बिना रिकॉर्ड कोई संपत्ति लंबे वक्त से अगर वक्फ संपत्ति रही है तो माना जाता था कि यह वक्फ संपत्ति है, दस्तावेज जरूरी नहीं था। यह गलत है कि केवल वही वक्फ बाय यूजर रहेगा जो रजिस्टर्ड है। वक्फ संपत्ति पर रजिस्ट्रेशन पहले भी जरूरी था, लेकिन रजिस्ट्रेशन ना होने पर कोई दंड या नतीजा तय नहीं था। नए कानून में वक्फ के लिए 5 साल से मुस्लिम धर्म में होना जरूरी है। कपिल सिब्बल ने कहा, लेकिन मैं सरकार को क्या दिखाऊं कि मैं मुसलमान हूं? इसका फैसला कौन करेगा कि मैं 5 साल से मुस्लिम धर्म में हूं और मैं तभी अपनी संपत्ति वक्फ कर सकता हूं? पहले बोर्ड के सदस्य मुस्लिम होते थे, अब गैर मुस्लिम भी सदस्य होंगे। अब तो सीईओ गैर मुस्लिम हो सकता है, पहले केवल मुस्लिम होता था। संविधान में धार्मिक मामलों के प्रबंधन की स्वतंत्रता का जिक्र है और सरकार इस कानून के जरिए संविधान का उल्लंघन कर रही है। सरकार अपनी प्रक्रिया खुद तय करती है और विवाद बढ़ाती है। आज दलील दी सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने। उन्होंने कहा 1923, 1954, 1995 के प्रावधानों में कई कमियां हैं। नए संशोधन के जरिए वक्फ कानून को ठीक किया गया। 97 लाख लोगों की राय और जेपीसी की 96 बैठक के बाद कानून बनाया है। सरकारी जमीन पर किसी का कोई हक नहीं हो सकता है, चाहे वो वक्फ बाय यूजर के आधार पर ही क्यों ना हो। कोर्ट भी इस तरह की सरकारी संपत्ति पर साफ कह चुका है कि सरकारी संपत्ति को वक्फ घोषित किया तो सरकार वापस ले सकती है। वक्फ का इस्लाम में जिक्र है, लेकिन इस्लाम का अनिवार्य हिस्सा नहीं है। जैसे हिंदुओं में दान और ईसाई में चैरिटी, वैसे ही मुस्लिमों में वक्फ है। लेकिन कोई मुस्लिम वक्फ नहीं करता तो क्या वो मुस्लिम नहीं रहेगा? याचिकाकर्ता पूरे मुस्लिम समुदाय का प्रतिनिधित्व नहीं करते हैं। जो लोग इस नए वक्फ कानून को चुनौती दे रहे हैं, उन्हें साबित करना होगा कि यह मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है। नए वक्फ कानून पर झूठी कहानियां फैलाई जा रही हैं। सरकार हर भ्रम और सवाल का पूरा जवाब देगी। तो आज की सुनवाई समाप्त हुई, कल फिर इस पर सुनवाई होगी। सुनिए जरा सियासतदान क्या कह रहे हैं। भारत सरकार की ओर से एडिशनल सॉलिसिटर जनरल साहब ने बिल्कुल दूध का दूध पानी का पानी साफ कर दिया कि किस तरह से मुस्लिम पक्ष ने झूठ बोलने का काम किया है। और उन्होंने बताया कि जेपीसी के समक्ष 3C और 3D का मामला उठा और जेपीसी के रिकमेंडेशन पे उसको पार्लियामेंट के समक्ष लाया गया और पार्लियामेंट ने बहुमत से उसको पारित किया। तो इस तरह से एक एक करके मुस्लिम पक्ष के जो जितने झूठा दोषारोपण थे सरकार के ऊपर या उस जो अमेंडेड एक्ट है उसके ऊपर, उसको उन्होंने तार तार करने का काम किया। और बड़ी ही गंभीरता से माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने इस सारे बिंदुओं पर गंभीरता से सुना और उस पर कल भी सुनवाई जारी रहेगी। वो जो वक्फ के वर्तमान सिस्टम की असंवैधानिक अराजकता थी, उसको संवैधानिक प्रतिबद्धता के फ्रेमवर्क में लाने के लिए था। जो अनकॉन्स्टिट्यूशनल एनार्की थी उसको कॉन्स्टिट्यूशनल हायरार्की के फ्रेमवर्क में लाने की। न कोई मस्जिद जाएगी, न कब्रिस्तान, न दरगाह,
ना इससे कोई खानका जाने वाली है, ना इमामबाड़ा जाने वाला है। ये एक अच्छा कानून है और इसको कुछ लोग कोर्ट में चुनौती दे रहे हैं, लेकिन हमें पूरी उम्मीद है कि कोर्ट से भी इस पर मोहर लगेगी और हम उम्मीद करते हैं कि ये कानून लागू होगा। तो रही खबरों में आगे बढ़ते हैं। अब आपको मिलवाने जा रहा हूं मैं डॉक्टर डेथ से। पहली बार आपने नाम सुना होगा। 50 हत्या करने वाला डॉक्टर गिरफ्तार है। इनको डॉक्टर डेथ के नाम से भी जानते हैं। ये है डॉक्टर डेथ, देवेंद्र शर्मा उर्फ डॉक्टर डेथ। अगली तस्वीर में आपको दिखाऊं, ये इनकी गिरफ्तारी हुई। राजस्थान के दौसा से अरेस्ट हुए हैं, फरार हो गए थे गिरफ्तारी के बाद। उसके बाद फिर खोज के इन्हें गिरफ्तार किया गया है। ये तस्वीर आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ की। डॉक्टर डेथ अलीगढ़ के ही रहने वाले हैं। अब आपको बताऊं इनको डॉक्टर डेथ क्यों कहा जा रहा है, क्या किया है इन्होंने दरअसल, और इनके कारनामे सुनेंगे इतने खतरनाक कि रूह कांप जाए। ये जो मगरमच्छ आप इधर देख रहे हैं बेवजह नहीं है। डॉक्टर डेथ का क्या करते थे मगरमच्छ से मैं आपको बताऊं। दिल्ली पुलिस ने डॉक्टर डेथ को गिरफ्तार किया है। दिल्ली पुलिस ने राजस्थान के दौसा से इन्हें अरेस्ट किया है। डॉक्टर डेथ का असली नाम देवेंद्र शर्मा है। ये लोगों को मारकर लाश मगरमच्छ को दे देते थे और दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान में हत्याओं को अंजाम दिया। 50 से ज्यादा हत्याएं। 7 सालों में 7 मामलों में इन्हें उम्र कैद हुई है। मर्डर के एक केस में फांसी की सजा भी सुनाई गई है इन्हें। 2023 में तिहाड़ जेल से पैरोल पर बाहर आए। पैरोल खत्म होने के बाद वापस तिहाड़ नहीं पहुंचे। तभी से दिल्ली पुलिस डॉक्टर डेथ को तलाश कर रही थी। देवेंद्र शर्मा राजस्थान के दौसा में पुजारी बनकर छिपा हुआ था। दिल्ली पुलिस को डॉक्टर डेथ के वहां होने की सूचना मिली, जिसके बाद दिल्ली पुलिस की टीम दौसा पहुंच गई। पुलिस ने जब इसे गिरफ्तार किया तब वो प्रवचन दे रहा था। देवेंद्र शर्मा यूपी का अलीगढ़ का रहने वाला है और पटना से BMS आयुर्वेदिक डॉक्टर की पढ़ाई की। डॉक्टरी ज्यादा नहीं चली तो 1992 में राजस्थान चला गया, जहां अवैध किडनी ट्रांसप्लांट का रैकेट चलाने लगा। 125 से ज्यादा किडनी ट्रांसप्लांट करवाए। इस मामले में गिरफ्तारी के बाद इसने ट्रांसप्लांट की बात मानी। देवेंद्र शर्मा पैसे के लिए टैक्सी ड्राइवर को निशाना बनाता था, टैक्सी बुक करता था, फिर ड्राइवर की हत्या कर देता था। शव को यूपी के कासगंज की नहर में फेंक देता था और हजारा नहर में काफी ज्यादा मगरमच्छ पाए जाते हैं, ये इसे पता था। पल भर में शव का नामो निशान या मगरमच्छ मिटा देते थे। इससे पुलिस को कोई सुराग नहीं मिल पाता था। उसके बाद टैक्सी को ब्लैक मार्केट में बेच देता था। पुलिस का कहना है देवेंद्र शर्मा ने 50 से ज्यादा हत्याएं की हैं। एक डॉक्टर धीरे धीरे सीरियल किलर बन गया, इसलिए देवेंद्र शर्मा का नाम डॉक्टर डेथ पड़ गया। सुनिए जरा डीसीपी क्राइम क्या कह रहे हैं। बाय एजुकेशन एक आयुर्वेदिक डॉक्टर हैं, डॉक्टर देवेंद्र शर्मा नाम है और इसकी क्रिमिनल इन्वॉल्वमेंट्स काफ़ी ज़्यादा रही है। कई सारे मर्डर केसेस में इसकी इन्वॉल्वमेंट रही है, जिस वजह से इनफेमसली डॉक्टर डेथ नाम से ये जाना जाने लगा। कई सारे सीरियल किलिंग के इंसिडेंट्स हैं। करीब 26-27 केसेस में इसकी इन्वॉल्वमेंट अभी तक पाई गई है और 6-7 केसेस में ऑलरेडी कन्विक्शन हो गई है, जिसमें लाइफ इम्प्रिजनमेंट की सज़ा हुई है और एक केस में डेथ पेनल्टी भी मिली है। लेट 90s में और अर्ली 2000s में 1998 के बाद से ये एक इलीगल किडनी ट्रांसप्लांट रैकेट में भी इन्वॉल्व पाया गया है। पटना यूनिवर्सिटी वाले BMS करिए और फिर बाद में जाकर उसने वो किया है, प्रैक्टिस की है। अच्छा, जिस तरह लोग बताते हैं कि 91-92 में उनके द्वारा छर्रा में गैस एजेंसी खोली गई, लोगों को लगभग 500 कनेक्शन बांट दिए उन्होंने। 500 ना ज़्यादा बांटे होंगे। और आइए बात आज के सूत्र की। अब तक की सबसे बड़ी खोज यह है कि इंसान अपना नजरिया बदलकर अपना भविष्य बदल सकता है। मतलब जैसा आप सोचते हैं आप वैसे ही बन जाते हैं। जिंदगी का यह सूत्र दिया था मशहूर टीवी प्रेजेंटर एक्ट्रेस ओपरा विनफ्रे ने। ओपरा का जन्म 1954 में अमेरिका के मिसिसिपी में हुआ। गरीब घर और कुंवारी मां के यहां जन्मी ओपरा को बहुत संघर्ष झेलना पड़ा। बोरा पहनकर और फेंका हुआ खाना खाकर इनका बचपन बीता है। इनकी मां दिन भर दूसरों के घर काम करती थी। घर पर अकेली होने की वजह से कम उम्र में कई बार इनका यौन शोषण तक हुआ। 14 साल की उम्र में प्रेग्नेंट हो गई, लेकिन उनका बच्चा कोख में ही मर गया। जिंदगी से निराश होकर ओपरा घर छोड़कर भाग गई।
जल्द ही मां ने ओपरा को खोज लिया और वापस ले आई। ओपरा के सौतेले पिता ने अच्छे स्कूल में उनका दाखिला करा दिया। ओपरा को पढ़ाई का मौका मिला तो उसकी छिपी प्रतिभा सामने आने लगी। पब्लिक स्पीकिंग और ड्रामा में उन्होंने कमाल कर दिया। 16 साल की उम्र में ही एक रेडियो चैनल में उन्हें नौकरी मिल गई, लेकिन ओपरा ने तय किया था कि वो खूब पढ़ेंगी और बड़ी टीवी स्टार बनेंगी। कड़ी मेहनत और सकारात्मक सोच के साथ ओपरा आगे बढ़ती गई। पहले टीवी चैनल में नौकरी भी की, फिर ओपरा विनफ्रे शो शुरू किया उन्होंने। पहले शो महिलाओं की समस्याओं पर आधारित था, बाद में राजनीति, सेहत और विवादित मुद्दों पर भी चर्चित होने लगा। ओपरा ये शो 25 साल और 5000 एपिसोड से ज्यादा चला। ये शो बाद में ये इतिहास का सबसे ज्यादा रेटिंग पॉइंट वाला शो बना और ओपरा टीवी जगत की सबसे कामयाब शख्सियत बन गई। 26,000 करोड़ रुपए की मालकिन ओपरा दुनिया की सबसे प्रभावशाली महिलाओं में से एक हैं। ओपरा ने अपनी जिंदगी और संघर्ष से एक अहम सूत्र दिया, आपके पास जो है उसके लिए आभारी और खुश रहें। इस बात पर ज्यादा ध्यान मत दीजिए कि क्या नहीं है। आप अपनी जिंदगी को जितनी तारीफ करेंगे, जश्न मनाएंगे, जिंदगी आपको जश्न मनाने के उतने ही मौके देगी। बहरहाल ये भारत की बात है में इतना ही। आप अपना और अपनों का बहुत बहुत ख्याल रखिए। रुक रहे हैं एक ब्रेक के लिए। ये है सीक्रेट रेसिपी MDH का जीरा सिप जल जीरा मसाला। ये है सीक्रेट रेसिपी MDH का जीरा सिप जल जीरा मसाला।